राइट, ये इसका रास्ता होता। पर यहाँ पर माध्यम परिवर्तित हो चुका है, ऊपर माध्यम कुछ और है, नीचे माध्यम कुछ और है। तो जब आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। लॉजिक ये बोलता है, दो तरह के माध्यम कंपेयर करते हैं ना, जब दो माध्यम पर हाथ में लेते हैं तो उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे एन के माध्यम से। देखो, अगर किसी माध्यम में प्रकाश का चाल बहुत धीमा है तो हम ये बोलेंगे कि वो माध्यम गाढ़ा है, थिक है, डेंसर है। तो डेंसर होने का मतलब या सघन होने का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम है। एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब हमको पता है, बचपन से हम खेलते आ रहे हैं कि अगर ग्लास के अंदर सिक्का डाल देंगे तो सिक्का हमको ऊपर से देखने पे हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा। अब आज अपन उसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका शुरू करें। ठीक है सब, चलो सवाल लगा रहे हो सब लोग? बन रहे हैं सवाल? रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस किए? ठीक है, आज से हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम आज से, परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम अपवर्तन पढ़ना शुरू करेंगे। तो हेडिंग लगाएं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो लेट्स स्टार्ट। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहली बात बेटा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, अंदर प्रवेश करता है, तो हम अपवर्तन की बात करते हैं या फिर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक परावर्तक, ये हमारे पास एक पृथककारी पृष्ठ है, इसको कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। इसको पृथककारी पृष्ठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। एक है ये माध्यम 1, एक है ये माध्यम 2। इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। अगर कोई प्रकाश किरण इस माध्यम से आ रही है तो ये इसकी आपतन की दिशा हो गई। अब अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये बिल्कुल सीधी आती, मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है इस तरीके से। अगर कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता तो ये बिल्कुल सीधी जाती है ऐसे। राइट, ये इसका रास्ता होता। पर यहाँ पर माध्यम परिवर्तित हो चुका है, ऊपर माध्यम कुछ और है, नीचे माध्यम कुछ और है। तो जब आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। अब आप बोलोगे सर उसका कारण क्या है? इसका वेग बदल जाता है। जैसे मान लो इसका वेग इस माध्यम में v है, तो अगले माध्यम में इसका वेग v नहीं होगा, अगले माध्यम में इसका वेग v डैश हो जाएगा। तो वेग के परिवर्तन के कारण ये बेंड हो जाती है, ये ऐसे मुड़ जाती है, और इसी फिनोमिना को अपन अपवर्तन का नाम देते हैं। इसी को अपवर्तन बोलते हैं। राइट, तो इसमें वेग परिवर्तित हो जाएगा। आवर्ती, क्या आवर्ती परिवर्तित होगी? नहीं, आवर्ती वही की वही रहेगी। तो अपवर्तन होने के पश्चात भी आवर्ती में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, लैम्बडा चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ अगर लैम्बडा है तो यहाँ पे लैम्बडा डैश होगा। कारण क्या है? क्या आपको लैम्बडा का फॉर्मूला याद है? लैम्बडा का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर आपका लैम्बडा भी चेंज होगा ही होगा। ऐसा है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती चेंज नहीं होगी, वेग चेंज होगा, लैम्बडा चेंज होगा। फटाफट इसको बनाए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये बेटा मोटा मोटा फिनोमेना है जो अपन को ध्यान होना चाहिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। असली कहानी जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमको देखनी है, वो असली कहानी शुरू होती है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जब हम अपवर्तन की बात कर रहे होंगे, 100% एक परावर्तक पृष्ठ होगा, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, या परावर्तक पृष्ठ क्या, बाबा मेरे मुंह से भी ऐसा होगा। अभी अपन परावर्तन पढ़ के आए ना, तो परावर्तन निकलेगा, आप समझ जाना मैं अपवर्तन बोलना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग रहेगा अभी। तो ये पृथककारी पृष्ठ रहेगा, ये किरण आ रही होगी, जो किरण आएगी उसे अपन आपतित किरण कहेंगे। इस माध्यम का, जैसे ये माध्यम 1 है, मान लो प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है, मान लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि माध्यम 1 का अपना एक अपवर्तनांक होगा जिसे n1 कहेंगे, और n1 होगा c अपॉन में v1। क्या हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि c है प्रकाश की चाल निर्वात में और v1 है प्रकाश की चाल इस माध्यम में। क्या आप सब कंफर्टेबल हो n बराबर c अपॉन v1 में, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। ओके, तो इस तरह से रहेगा। ये आपतित किरण है, जिस पॉइंट पर आपके आपतित किरण आती है उस पॉइंट को अपन आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतन बिंदु होगा, और आपतन बिंदु पर 90 डिग्री आप बनाओगे तो ये अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब यहां भी बनता है, ठीक है। एक काम की बात और, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसको अपन आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। मजेदार, ठीक है। ये जो अभिलंब है, अगर ये आपतित किरण को अपन एक वेक्टर की तरह देखें तो ये हो गया आई वेक्टर। ये जो आपका अभिलंब है, इसको एक वेक्टर की तरह देखें तो ये हो गया आपका एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। देख लेते हैं वेक्टर की तरह क्या दिक्कत है। अब प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधी आती बिल्कुल अपने रास्ते पर, और डिस्टर्ब तो किया है इसको। कैसे डिस्टर्ब किया है, माध्यम चेंज कर दिया। जो अपना सेकंड वाला माध्यम है, मान लेते हैं उसका अपवर्तनांक n2 है, तो अगर उसका अपवर्तनांक n2 है तो c अपॉन v2, ऐसे अपन n2 को लिखेंगे। c क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में, और v2 क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल उस पर्टिकुलर माध्यम के अंदर, ठीक है। अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता बेटा, तो ये कैसे आती, बिल्कुल सीधी जाती। पर ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब किया गया है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अभी अपन रैंडमली बना लेते हैं। ये प्रकाश किरण अपने रास्ते से विचलित होकर के ऐसे निकल गई, ऐसे कहीं निकल गई, तो ये अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण कहते हैं। और इस अपवर्तित किरण के लिए अपन रिफ्रैक्शन के लिए आर यूज कर लेते हैं, तो ये आपके आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स भी डिफाइन कर लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल अपन आई बोलते हैं, जैसे वहां था। इस एंगल को अपन आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। और दूसरा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। अब अपन दोनों लॉज को स्टडी करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत बेसिक है, आप पहले से जानते हो उसको, कि आपकी आपतित किरण आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। जैसे अगर आपतित किरण ऐसे आ रही है व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड के तल में, तो आपका अभिलंब भी इसी बोर्ड के तल में बनना चाहिए, और अपवर्तित किरण भी इसी बोर्ड के तल में होनी चाहिए। तो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, दिस इज द पॉइंट। ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए।
अच्छा, मैं आपको एक लिख करके दे रहा हूँ, मुझे बताना। अगर अपन I क्रॉस R करें, अपन I क्रॉस R करें और फिर उसका डॉट लें n के साथ, ये कितना आएगा? मतलब हम I क्रॉस R करें और फिर उसका डॉट लें n के साथ, कितना आएगा? 0। वेरी गुड। अतः याद आ गया। रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही था, है ना? I कैसा, ये I है, I क्रॉस R कैसे होगा? ये आपका I ऐसे जा रहा है, ये आपका I ऐसे जा रहा है, तो I क्रॉस R करोगे तो इसके लंबवत आएगा। I क्रॉस R जो है, जैसे I यूं जा रहा है ना, तो I की तरफ उंगलियां कर देंगे और अपन घुमाएंगे R की तरफ, तो ऐसे आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो I क्रॉस R ऐसे अंदर आएगा। और n वेक्टर कहाँ है? n वेक्टर ऐसे है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, और जब 90 डिग्री पे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये ऐसा सिमिलर और भी बन सकता है, जैसा अपन ने रिफ्लेक्शन के केस में भी देखा था। तो फर्स्ट लॉ ऐसा कोई मिरेकुलस नहीं है, फर्स्ट लॉ तो बहुत कॉमन सी चीज है, परमेट प्रिंसिपल वगैरह से अपन आराम से देख सकते हैं। आता है सेकंड लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ आपका है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, इसको ध्यान से देखना है। स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू प्रकाश किरण जहां जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक डिवाइड बाय प्रकाश किरण जहां से आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक। दैट्स इट। सर 10th क्लास में भी पढ़ा था ये तो। हाँ, तो 10th क्लास खत्म हो जाएगी अभी बस 5 से 10 मिनट में, फिर 12th शुरू होगी, वो खत्म हो जाएगी 2-4 मिनट में, फिर आईआईटी शुरू हो जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं है ना? तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जहाँ पे N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे माध्यम का, N1 आपका अपवर्तनांक है पहले माध्यम का। कंसेप्चुअल लेवल पे देखें तो बड़ा आसान है, हम इसको याद ऐसे नहीं रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे, N1 इधर जाएगा तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इसको दिमाग में रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके साथ थोड़ा खेल और खेला जा सकता है। अपन N2 को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन में V2। N1 को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन में V1। ये आ जाएगा V1 अपॉन, थोड़ा सा दिमाग में बिठाना चाहो एक बात और है, इस N2 अपॉन N1 को अपन N21 भी कह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूँ। इसको N21 भी कह सकते हैं। N21 क्या हो जाएगा? 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। बाकी मैंने आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद करवाया है कि N2 अपॉन N1 कैसे लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2, जहाँ प्रकाश किरण जा रही है डिवाइड बाय जहाँ से आ रही है। और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इसको याद रखें कि N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। एक और चीज़, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ 2 अपॉन 1 है, पर V में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप N2 को लिखोगे तो C अपॉन में V2 आएगा, तो V2 नीचे चला जाएगा। आप N1 को लिखेंगे तो C अपॉन में V1 आएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, तो ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N1 अपॉन N2 फलाना ढिमका, और अगर V1 में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बेसिक बात, कंफर्टेबल एवरीवन, प्रोसीड। चलो फटाफट छापिए, फटाफट छापिए। चलो बेटा देखें, मान लो यहाँ अपवर्तनांक N1 है, यहाँ अपवर्तनांक N2 है, और प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है तो फिर उसका अपवर्तन कैसे होगा, एक बार चेक करते हैं। प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है तो अभिलंब कैसे बनेगा? अभिलंब आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये अभिलंब 90 डिग्री की लाइन होती है, तो ये अभिलंब बनेगा।
अगर अभिलंब के साथ में इसका एंगल चेक करें, ये तो बनाया ना ये, अगर अभिलंब के साथ इसका एंगल चेक करें तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो अगर अभिलंब के साथ इसका एंगल चेक करें तो एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। तो हम कंसेप्ट लगाएं अपना, क्या कंसेप्ट कहता है, n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, क्योंकि साइन आई साइन 0 होता है, कुछ भी कर लो, r इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब अपवर्तित किरण भी 0 डिग्री बनाती हुई जाएगी। तो अपवर्तित किरण 0 डिग्री बनाती हुई कैसे जा सकती है अभिलंब से, जब वो सीधी की सीधी ऐसे निकल जाए। हालांकि मैं कलर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि लाइट तो वही है। बस ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई 90 डिग्री पर आपतित होगी तो सीधी चली जाएगी बिना डेविएशन हुए। अपने दर्पण में क्या था, 90 डिग्री पे कोई आता था वैसे वापस निकल जाता था, यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री पे कोई आएगा तो सीधा का सीधा अंदर चला जाएगा बिना विचलित हुए। इसलिए अपवर्तन की समझदार परिभाषा बताऊं क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सामान्यतः अपने पथ से विचलित होती है, हमेशा नहीं होती। इस तरीके से देखा जाए तो विचलन नहीं होगा। हम जब मैच्योर हो रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेशन भी सही से पढ़ना चाहिए, हमेशा विचलन नहीं होगा। इस केस में विचलन नहीं है, जैसी आई वैसे निकल। डेल्टा इस केस में 0 है, डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण, तो विचलन इस केस में 0। अब हम देखते हैं कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। सघन से विरल, ये वाला केस भी इंटरेस्टिंग होता है, सभी बोर्ड पे ध्यान से देखें। डेंसर टू रेयर, दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, नहीं तो रेयर पे सवाल नहीं बनेंगे। माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, डेंसर क्या है, रेयर क्या है, सघन क्या है, विरल क्या है, प्रकाश जाएगा तो क्या होगा। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल फुल फोकस के साथ में सब बच्चे सीखें। पहले से आता है भले ही नहीं आता है, डोंट केयर, आपको अभी सिखाया जा रहा है, अभी अच्छे से सीखना है। चलिए बात समझेंगे। लॉजिक ये बोलता है, दो तरह के माध्यम कंपेयर करते हैं ना, जब दो माध्यम अपन हाथ में लेते हैं तो उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एन के माध्यम से। देखो, अगर किसी माध्यम में प्रकाश का चाल बहुत धीमा है तो हम ये बोलेंगे कि वो माध्यम गाढ़ा है, ठीक है, डेंसर है। तो डेंसर होने का मतलब या सघन होने का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम है। अगर प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगी तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर c अपॉन v। तो बेटा अगर v कम होगा तो n ज्यादा आएगा। तो दो माध्यम को अगर आप देख रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो डेंसर है, और उसका उल्टा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है वो रेयर है। तो चाल के हिसाब से कंपेयर करोगे तो ऐसा रहेगा, है ना। और अगर अपवर्तनांक के रूप में कंपेयर करोगे तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तभी उसमें वेग कम हो सकता है। तो अपवर्तनांक ज्यादा है तो डेंसर, और अपवर्तनांक कम है तो रेयर। अब आपको दिमाग में जैसे बिठाना हो बिठा लो, दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिए, हमेशा उनको याद रखना। मान लेते हैं हमारे केस में यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे हवा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल तेज है, अपवर्तनांक कम है उसका, और कांच के अंदर चाल ज्यादा, कांच के अंदर चाल कम है, अपवर्तनांक ज्यादा है। समझ गए, ठीक है। चलो बेटा अब समझो आगे, अगर प्रकाश किरण आती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा। ऐसे आएगी प्रकाश किरण, या आपके एंगल आई पे आ रही है, ठीक। सबका ध्यान बोर्ड पे, लगाओ फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अपवर्तनांक, मैंने बताया ना, जो तरीका मैंने बताया ज्यादा बेटर है वो, एन डी साइन आई बराबर एन आर साइन आर। इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। तो साइन आर बराबर कितना आ रहा है, एन डी अपॉन एन आर साइन आई। एक बार के लिए सोचो ही मत, साइन लगा हुआ है, केवल आर और आई को कंपेयर करो। एन आर से ज्यादा होता है एन डी, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फिर आर भी ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में आर ज्यादा होगा आई से। आर ज्यादा होने का मतलब क्या है,
जो प्रकाश किरण है अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधी जाती है ऐसे। और आप ये बात समझ गए ना, एन डी ज्यादा है एनआर से, तो एक 1 से बड़ी वैल्यू आई से गुणा होगी तो आर ज्यादा आएगा, समझ रहे हो? तो आर ज्यादा कब होगा देखना, अगर ये प्रकाश को डिस्टर्ब नहीं करता सीधी जाती, अगर ये अभिलंब की ओर झुक जाए, ये आपका अभिलंब है, अगर ये अभिलंब की ओर झुक जाए तो आर छोटा हो जाएगा, और अगर ये अभिलंब से दूर हट जाए तो आर बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए, अभिलंब से दूर हटना चाहिए। तो ऐसे केस में ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे, दिस एंगल विल बी, एंड डेफिनेटली आर इज ग्रेटर देन आई। कंफर्टेबल है बच्चों आप लोग? अच्छा, कितना विचलन हुआ इसका, कोई आपसे विचलन पूछ रहे तो कैसे बताओगे? ऐसे जा रही थी, ऐसे विचलित हुई, ये इसका विचलन है डेल्टा। तो डेल्टा को कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ। ये वाला कोण चाहिए ना, देखो आप ऐसे समझो, इस कोण को लिखना है ना, ये पूरा एंगल आई है, थोड़ा सा हम समझते हैं, ये एंगल आई है, तो शीर्षाभूमि कोण के हिसाब से देखें तो ये एंगल भी आई होगा। शीर्षाभूमि कोण जानते हो, अपोजिट, तो ये वाला और ये वाला, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अब ये एंगल कैसे निकालोगे, आर में से आई को माइनस कर दो, तो विचलन कोण आ गया आर माइनस आई। सिंपल ज्योमेट्री से आप देख, इस चैप्टर में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्योमेट्री का आपको ध्यान रखना है। और जो मोटी मोटी बात याद रखनी है वो क्या है, कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से किरण अभिलंब से दूर हटती है। वैसे ये 10th क्लास में भी याद करते हैं, 12th क्लास में भी याद करते हैं, बट ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है। तो प्रकाश किरण के साथ क्या हो रहा है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, कंफर्टेबल एवरीवन, देख लो। थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर है बेटा ये। यश ठीक है, अंकित कंफर्टेबल, यहाँ से भी आप एक अलग शुरुआत कर सकते हो। रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस टॉपिक इज फार डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से बिल्कुल अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं शुरुआत में ही बोलता हूँ। सवाल के इस क्लास के अंत तक आते आते मैं एक सवाल दे दूंगा आपको, जिसमें दर्पण भी होगा और लेंस भी होगा, बट ठीक है, एक शुरुआत की जा सकती है मतलब, बाकी हमें तो बोलना ही पड़ता है, मजबूरी है। शुरू करते हैं, आगे देखते हैं विरल से सघन। एक्चुअल में क्या है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपस में, तो काफ़ी मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट कर पाना चीज़ों को। बाकी सब एक ही है, ये पूरी साइंस एक ही होती है। चलो अब इसी केस को वापस समझते हैं डेंसर रेयर के संदर्भ में। चलो अब कहानी है कि आपके प्रकाश किरण इस बार अलग खेल खेल रही है। इस बार प्रकाश किरण रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में जा रही है। ठीक है सर, एंगल कितना है आई, लगाएं फॉर्मूला एन आर इंटू साइन आई, और समझते हो सगर मिलल तो आप है ना, एन आर इंटू साइन आई बराबर एन डी इंटू साइन आर। चलो तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन आर अपॉन एन डी इंटू साइन आई। अब ऑब्वियस सी बात है, एन आर छोटा है एन डी से, तो आई में भाग लगेगा किसी संख्या का,
और आर छोटा आ जाएगा, आर छोटा आएगा आई से, इसका जस्ट अपोजिट है ना। यहाँ पे आर बड़ा आ रहा था, यहाँ पे आर छोटा आएगा। अब समझ रहे हो ना इस बात को, मतलब बैलेंस कर लेते हो ना, ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू का भाग लगेगा तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो आर छोटा आ जाएगा। अब आर छोटा कैसे हो सकता है बेटा, ये समझे। प्रकाश किरण को अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो बिल्कुल सीधी आती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी आती। डिस्टर्ब तो किया है अपन ने, और डिस्टर्ब कैसे करना है, अपन को ऐसे इसका अपवर्तन करवाना है कि आर छोटा है। अब देखो, अगर ये अभिलंब से दूर हट गई तो आर बड़ा आ जाएगा, तो आर को छोटा करने के लिए मजबूरी है इसकी कि इसको अभिलंब की ओर झुकना पड़ेगा, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे, तभी हमारा आर जो है वो आई से छोटा आएगा। ये ऐसे जुड़ गई, इस तरफ घूम गई। डेल्टा कैसे निकालोगे, देखो शीर्षाभूमि कोण चेक करो, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये एंगल पूरा आई होगा, तो ये एंगल मैं आई बोल सकता हूँ। अपन को ये एंगल चाहिए, सॉरी ये एंगल मैं पूरा आई बोल सकता हूँ, तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो ये कितना होगा आई माइनस आर। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ डेल्टा कितना था आर माइनस आई, यहाँ क्या आई माइनस आर। तो अगर दिमाग नहीं लगाना हो तो आप कैप्सूल की फॉर्म में ये हमेशा के लिए याद कर सकते हो कि यहाँ पे विचलन होता है आई माइनस आर का मॉड, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। आई बड़ा है तो आई में से आर को माइनस कर दो, जैसे यहाँ किया। अगर आर बड़ा है तो आर में से आई को माइनस कर दो, आसान है, तो आप आराम से विचलन कैलकुलेट कर पाओ। गॉट इट। नोट्स बना लेना, भले तुम्हें कितना ही बुरा लगता हो, बट फिर वही कहूँगा, नोट्स बना लेना। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, अगर इसके नोट्स नहीं बनाए बेटा, और कच्चे उड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम टाइम में ढूंढते फिरोगे सर ने क्या पढ़ाया था, कम से कम 200-250 पेज तो हो जाएंगे इसमें लिखते लिखते। सवाल करें। ये कोई सवाल नहीं है वैसे तो, अर्पित ध्यान दो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि मतलब मेंस में आए या फिर नीट में आए, ये बस ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के हिसाब से, कुछ बहुत बड़ा कुछ उगड़ेगा नहीं इससे, आप थोड़ा फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे ना, बच्चों वाला सवाल है। चलिए लगाएं फॉर्मूला। तो क्या सीखा, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री, तो 1 इंटू
साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। हम आराम से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा, साइन 53 कितना हो गया, 4/5 इज इक्वल टू 4/3 साइन आर। यहाँ से साइन आर कितना आ जाएगा आपके पास, 3/5। आर कितना आ गया, 37 डिग्री। वैसे लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल, इसलिए है कि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुक करके ऐसे निकल गई। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो आई होप कि बाकी का काम तो आप कर ही लोगे। क्या करना है अब डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा में क्या करना होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो आई में से आर को माइनस कर दो। ये आपका आ गया 16 डिग्री। दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आप स्नैच लॉ लगा सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम एक थोड़ा ठीक सवाल करते हैं, थोड़ा ठीक सवाल करते हैं। प्रकाश किरण ऐसे आती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सीधी आती। कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक गई। फिर ऐसे जा रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सीधी निकलती। कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हट गई और ऐसे निकल गई। तो लॉजिकली बिल्कुल सही है। अब करना क्या है, अपन को एक तो ये R1 निकालना है, अपन को ये R2 निकालना है, E निकालना है, ये कितना डेविएट हुई फर्स्ट टाइम पे वो निकालना है, ये सेकंड टाइम पे कितना डेविएट हुई वो निकालना है, और फिर लास्ट में फाइनली नेट कितना है वो चेक करना है। स्टार्ट करें, सॉल्व करना शुरू करें। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करते हुए चलेंगे और बड़े मजे से चीजें बैठ जाएंगी। आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या, अपने लेवल पे कर लो, 1 मिनट लेके कर लो। ट्राई करना है ना, टाइम पास नहीं करना।
करो। वही लॉजिक है बेटा, डेल्टा के लिए तो क्लॉकवाइज देख लेना, दोनों क्लॉकवाइज है तो ऐड कर देना, एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर देना। आंसर 30 डिग्री कितने बच्चों का डेविएशन? टोटल डेविएशन 60 डिग्री कितने बच्चों का? सबका? नहीं, टोटल 60 नहीं आया? अरे यार जब दोनों 30 आ गए तो टोटल 60 हो गया ना। चलो कोई ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री यहाँ अपन कंसेप्ट लगाए अपना, बाहर कुछ नहीं दे रखा है बेटा तो हवा लेना है, तो हवा का वन लेना है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। कभी कभी सवाल में वो नहीं देगा आपको, आपको खुद कैलकुलेट करके सॉल्व करना होगा, तो वन ले लेना है, कुछ नहीं दे रखा है मतलब वैक्यूम है, एयर है, ठीक है। चलिए इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए चेक करें, कैसे करेंगे? वन इंटू साइन 60 डिग्री बराबर √3 इंटू साइन R1। तो यहाँ से जो आपका R1 आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये काम तो सही से हो गया होगा ना, इसमें बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो I1 आ गया 30 डिग्री, अब ये आपका आ गया 30 डिग्री। चलो मजे करते हैं। तो पहले वाली किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे जाती, अब उसका विचलन कितने से हुआ? सिंपल तरीका बता दो रखा है, I माइनस R कर लो, 60 माइनस 30 डिग्री से विचलन हो गया। तो डेल्टा वन कितना आ गया? 30 डिग्री। दो काम हमने कर लिए, एक तो हमने R1 कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री, एक हमने डेल्टा वन कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री। अब R2 की बात करते हैं, कितने बच्चे R2 कैलकुलेट कर पाए थे? कितने बच्चों का R2 30 डिग्री आ गया था या दिमाग में सेट हो गया था? हाँ सही है। कैसे? देखो दोस्त, ये तो ज्योमेट्री से होगा सर, ये ज्योमेट्री से होगा। ये यहाँ से C से लेकर के यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, और C से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण अगर 30 है तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। वापस से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण 30 है तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी 30 होना चाहिए, अगर दोनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज का नियम होता है। एवरीवन कंफर्टेबल? चलिए अब क्या करना है, वापस यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या? यहाँ पे वापस से अब देखो, इधर वाले अपवर्तन के लिए ये आपका I हो गया, ये आपका R हो गया। तो एक बार फिर से कंसेप्ट लगा देंगे, कैसे? √3 इंटू साइन 30 इस सरफेस की लगा रहे हैं, बराबर 1 इंटू साइन E। क्या हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या हमसे कैलकुलेट नहीं होगा? बहुत मुश्किल काम हो गया क्या? कर लोगे अब तो? 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री यहाँ पर आपका E निकल के आ रहा है, मतलब बेसिकली दिस इज 60 डिग्री। डेविएशन कितना हुआ वो इंपॉर्टेंट है ना, और होना ही था यार। यहाँ अभिलंब की ओर झुकी थी तो इससे एंगल छोटा आएगा, यहाँ अभिलंब से दूर हटी है इससे एंगल बड़ा आएगा। डेविएशन कितना? इस किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इस येलो वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे जाती। अब डेविएशन कितना हुआ है? इतना हुआ है, ये आपका है डेल्टा 2। कितना होगा? 60 माइनस 30, 30 डिग्री। ये वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज, ये वाला भी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। ये आ गया 60 डिग्री। और दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये प्रारंभिक किरण थी, ये ऐसे जा रही थी, लास्ट वाली किरण ऐसे जा रही है, तो वास्तव में नेट डेविएशन ये है जो अपना कितना निकल करके आया है? 60 डिग्री। गॉट इट बच्चों? कर लोगे? समझ आ गया सबको सवाल? कहाँ गलती हो रही थी अब देख लो आप, कहाँ छोटी मोटी मिस्टेक आपने की थी, फंडामेंटली खुद ही चेक कर लो। वंशिका फाइन।
अनुराग, ओके। कीर्ति, ठीक है, कृति, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, लिख लिया सबने, डन है। अब हेडिंग लगाएंगे लेटरल शिफ्ट। हेडिंग लगाओ पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। लेटरल शिफ्ट, पार्श्व विस्थापन लेटरल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब सवाल आते हैं भर भर के यहाँ से, है ना। देखो तो फंडामेंटल टॉपिक है काफी, ये काफी सारे टॉपिक्स की नींव रखता है। जैसे मान लेते हैं ये कुछ ग्लास स्लैब टाइप का मामला है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। और यहाँ का अंदर का जो अंदर का जो अपवर्तनांक है वो n है, तो n अपवर्तनांक का आपके पास ये सिंपल सा माध्यम है। अब हो क्या रहा है, प्रकाश किरण को अपन भेज रहे हैं, अगर सही दिख रहा है, ठीक है। ये प्रकाश किरण ऐसे आती है, इस प्रकाश किरण का आपतन होता है एंगल आई पर। अगर ये कुछ भी तामझाम नहीं होता तो ये प्रकाश किरण कैसे जाती? सर ये तो बिल्कुल ऐसे निकल जाती, कोई तामझाम नहीं होता, प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती, ठीक है। अगर प्रकाश किरण ऐसे निकलती तो ये वाला एंगल भी कितना होता? थोड़ी बहुत बेसिक चीज पता है ना आपको कि इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल इज ऑल्सो आई, ये ऐसे निकल जाती, कोई टेंशन नहीं, सेम तरीके से। पर यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन तो होगा, कैसे होगा समझें। मान लेते हैं बाहर वाला माध्यम विरल है, अंदर वाला माध्यम सघन है, इसको अपन सघन माध्यम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण के साथ क्या होगा, प्रकाश किरण आपकी अविलंब से दूर हट जाएगी, राइट। और अगर हम ये मान के चलें कि आपका बाहर वाला माध्यम जो है वो, हाँ सही है, बाहर वाला माध्यम सघन है, अंदर वाला विरल, उल्टा मान के चलें तो प्रकाश किरण के साथ क्या होगा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, विरल से सघन में आ रही है, यहाँ हमारे वाले केस में विरल से सघन में आ रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी। दोनों ही केस को हम कवर कर सकते हैं। एक बार बेसिक केस लेते हैं, जनरली ग्लास की स्लैब होती है और ग्लास की स्लैब में अंदर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं ये सघन माध्यम है। पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं। अच्छा, तो प्रकाश किरण कहाँ है आपकी, विरल में है, आ कहाँ रही है, सघन में है, क्या करोगे, अभिलंब की ओर मुड़ाएंगे, मुड़ा दो ऐसे। तो इफ दिस एंगल इज आई तो इस एंगल को बोल दो कि दिस एंगल इज आर। डन। अब क्या होगा, अब इस पॉइंट पे फिर से आपका अपवर्तन होगा, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, एकांतर कोण इस तरह से जेड बन रहा है, ठीक है। अब प्रकाश किरण के साथ क्या होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, थोड़ा अपन को अलग बनाना
प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करता तो क्या होता, सीधी जाती है ऐसे। अब कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी। अब आपकी प्रकाश किरण फाइनली अभिलंब से दूर हट के ऐसे निकल जाए, एंड दिस एंगल इज ई। ये एंगल आर होगा, क्यों, कोई एकांतर कोण अगर ये आर है तो जेड बन रहा है तो ये भी आर होगा। यहां तक की कहानी हमने थोड़ी थोड़ी समझी। चलो शुरू करें। अब हम इस सरफेस के लिए स्नेल का नियम लगाते हैं। कैसे लगाओगे, इस सरफेस के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे, एक बार इस सरफेस के लिए लगा लेंगे, एक बार इस सरफेस के लिए लगा लेंगे, दोनों सरफेस के लिए अपन लगा करके देखते हैं। बाहर विरल है, मान लेते हैं हवा है, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। कंफर्टेबल, यहां लगा के देखते हैं, n इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो ध्यान से देखें, n साइन आर साइन ई के बराबर है, n साइन आर साइन आई के बराबर है, मतलब यहां से आ गया I इज इक्वल टू ई। मतलब ये एंगल भी इस एंगल I के बराबर है, मतलब ये दोनों समांतर है। तो जो किरण स्टार्टिंग में आ रही थी, जो आपतित किरण थी, और लास्ट में अपवर्तन के बाद जो किरण गई, वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेल्टा कितना है, तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और डेल्टा 0 है। मतलब किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भी विचलन नहीं हुआ है। ऐसी कैसी किरण आई, समांतर निकल गई। ये सबको समझ में आ गया है? और कुछ तो हुआ है, फील करो, कुछ तो हुआ है। ऐसे कैसे मना कर सकते हो सर, कुछ नहीं हुआ, हुआ तो है। ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, अब फाइनल वाली ऐसे जा रही है, तो सच में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, हल्का सा विस्थापन हुआ है। अपन विचलन शब्द काम में नहीं ले रहे, क्योंकि विचलन नहीं हुआ। प्रकाश किरण जैसी जा रही थी जितने एंगल पे, उतने एंगल पे अभी जा रही है, आई इज इक्वल टू आई है, विचलन नहीं हुआ है, पर विस्थापन तो हुआ है बेटा। डेविएशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलता है, बट पार्श्व विस्थापन, लेटरल शिफ्ट तो हुआ है। वो शिफ्ट हमको निकालना है। वो शिफ्ट क्या है, अगर मैं यहां से बात करूं शिफ्ट के बारे में, वो शिफ्ट यहां से आप लंब डालो इसके ऊपर, ये शिफ्ट है, वो लेटरल शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये शिफ्ट हुआ है, इतना शिफ्ट देखने को मिला है। अब इसको अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना क्या है। शुरू करते हैं, ज्योमेट्री होगी और कुछ नहीं है। इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है। यहां से लंब आगे कंटिन्यू करते हैं, इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, ये 90 डिग्री है। इस पॉइंट को सी बोल लीजिए, इस पॉइंट को डी बोल लीजिए। तो वास्तव में आपका जो पार्श्व विस्थापन है वो सी डी है। ये दिस इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट बोले, ठीक है। और इस स्लैब की कुछ थिकनेस भी होगी, मान लेते हैं ये स्लैब की चौड़ाई जो है वो टी है, ऐसे इसको मान लेते हैं। अब हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपन इस ट्राइंगल से एक बार cos r लिखने की कोशिश करते हैं। इस ट्राइंगल से, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल से एक बार आप कोशिश करो कि क्या आप cos r लिख पा रहे हो क्या, लिख के देखते हैं। इस ट्राइंगल से cos r लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार है टी, कर्ण है AC। अब हम थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगल्स के साथ खेलते हैं हल्का फुल्का। इफ दिस एंगल इज I, देन व्हाट इज दिस एंगल, ये इसको क्या लिखेंगे, ये एंगल कितना, आवाज आ रही है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा I है तो ये पूरा I है, ये R है तो ये हो गया I माइनस R। अब आप एक छोटा सा काम और करो, इस ट्राइंगल में लिख करके देखो cos थीटा, कि इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना आता है। cos थीटा आएगा इस ट्राइंगल में, नहीं नहीं यार cos नहीं लिख सकते, cos क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि cos से आधार आ जाएगा, अपन को लंब चाहिए, साइन लिखते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे बाद में लिख लेना,
या साइन लिखते हैं, साइन आई माइनस आर। साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण तो कॉमन है, देखो यहाँ भी कर्ण AC है और इसमें इस ट्राइंगल में भी कर्ण AC है और इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस समकोण त्रिभुज में भी कर्ण AC है, ठीक है। तो साइन हो जाएगा CD अपॉन AC, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से आप CD को क्या लिख सकते हो, AC साइन आई माइनस आर। आपको नहीं लगता कि CD ही आपका लेटरल शिफ्ट है, CD आपका पार्श्व विस्थापन है? आ गया फॉर्मूला, कुछ नहीं करना पड़ा, आसान तरीके से निकाल लिया अपन ने। तो CD इज इक्वल टू, ये अपना लेटरल शिफ्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट CD का फॉर्मूला आ रहा है AC, AC यहां से आप रख सकते हो T अपॉन कॉस आर, AC यहां से आप लिख सकते हो T अपॉन में कॉस आर, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा T अपॉन में कॉस आर साइन आई माइनस आर। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ रटने की जरूरत है नहीं, अपन चाहें तो 2 मिनट में वहीं बैठे बैठे निकाल भी सकते हैं, और याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बाय वाले बच्चे तो याद कर ही लें, डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है यूज में आपके। डेरिवेशन करा दिया मैंने ताकि थोड़ा फील आ जाए टॉपिक का, बाकी चाहे तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक, देख लो। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ काम की चीजें हैं, इस तरह के सवाल भी बहुत सारे आते हैं आपको, आपके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में भी मिलेंगे, आपको कैप्सूल बुक में भी भर भर के सवाल मिलेंगे इस टाइप के, कि जैसे पानी में मछली है, ऊपर से चिड़िया देख रही है और मछली चिड़िया को देख रही है और हमको दोनों को देखना है, ऐसा है। तो मान लो कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है कि पानी के अंदर स्थिति अलग है, पानी के बाहर स्थिति अलग है, चेक करते हैं। मान लो पानी के अंदर है अपन, वाटर यहाँ पे, बाहर हवा है। अब आपको वाटर और हवा से कोई मतलब नहीं है, आपको ये पता है कि अंदर सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे सच में इस जगह पे कुछ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे कुछ रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है ना, वस्तु को अपन फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कह देते हैं, कुछ रखा है और देख अपन यहां से रहे, ये प्रेक्षक है। सवाल यह है कि क्या प्रेक्षक को वो वस्तु वास्तव में उतनी ही गहराई पे दिखाई देगी क्या, जितनी गहराई पे वो रखी हुई है। सवाल यह है कि अगर ये डी नॉट डिस्टेंस नीचे है तो क्या अपन को डी नॉट डिस्टेंस नीचे ही दिखाई देगी क्या, एक छोटा सा सवाल है। इसका जवाब हमको पता है, बचपन से हम खेलते आ रहे हैं कि अगर ग्लास के अंदर सिक्का डाल देंगे तो सिक्का हमको ऊपर से देखने पे हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा। अब आज अपन उसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। फॉर्मूले का डेरिवेशन बोर्ड लेवल पे हम लोग कर लेते हैं और बोर्ड लेवल पे पढ़ लेते हैं, और नहीं भी पढ़ा है बोर्ड लेवल पे तो कोई लॉजिक की बात नहीं है, आपके कहीं काम नहीं आना है, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आप ट्राई करना, नेट पे सर्च भी कर लोगे लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन तो आराम से मिल जाएगा। 2-3 लाइन का, 4 लाइन का होता है, बट उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर, डायरेक्ट बताएंगे आप। काम की बात सुने, रे डायग्राम काम का है। सबसे पहली बात, यहां से जो प्रकाश किरण गई, अगर ऐसे गई लंबवत, तो सीधा जाके प्रेक्षक की आंख में घुसेगी ना, सीधी की सीधी। क्योंकि इसका अपवर्तन हुआ ही नहीं, मतलब ये मुड़ी नहीं, अपवर्तन तो हुआ, ये मुड़ी नहीं। जो प्रकाश किरण लंबवत गई वो ऐसी ऐसी सीधी चली गई, ठीक है। जो प्रकाश किरण यूं जाएगी ऐसे, अब आप मुझे इस बात का जवाब दो कि इसका अपवर्तन कैसे होगा। इस पॉइंट पे आपने बनाया अभिलंब, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, प्रकाश किरण आपकी जा रही है सघन से विरल माध्यम में। तो अगर प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी।
अभिलंब से दूर हटेगी, तो इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये कुछ कुछ ऐसी जाएगी दोस्तों, ऐसे निकल जाएगी। क्या इन दोनों प्रकाश किरणों का आगे मिलने का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब आगे इनकी वास्तविक इमेज नहीं बन सकती, आगे तो नहीं मिलेंगी, पीछे मिलाओ, तो ये ऐसे आ रही है पीछे, इसको पीछे लेके आओ, इसको ऐसे पीछे लेके आओगे तो यहाँ कहीं मिलेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ बनेगी और उस बंदे को ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, इतने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ये इमेज का डिस्टेंस होगा DI। तो वास्तविक यहाँ था, उसको इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, इसलिए अपन बोलते हैं कि इमेज थोड़ी थोड़ी हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और वैसे अपन ये अपवर्तन किससे पढ़ रहे हैं? समतल सतह से। तो अगर आपको छोटी मोटी हेडिंग चाहिए तो आप लिख सकते हो समतल सतह से अपवर्तन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस DI का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, इसका बिल्कुल भी भूलना नहीं है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है D0 अपॉन DRD, सॉरी NRD। आप तो ऐसे भी याद मत रखो, मैं बताता हूं वैसे याद रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है, इसको भी हटा दो, भूल जाओ इसको भी, एक ही याद रखो आप तो। प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है डिवाइड बाय जिस माध्यम को जा रही है, दैट्स इट। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रकाश किरण किस माध्यम से आ रही है, किस माध्यम में जा रही है। तो ऑब्जेक्ट से डेंसर मीडियम से आ रही है, रेयर में जा रही है, बस इतना याद रख लो, बात बन जाती, दैट्स इट। ये होता है इमेज का डिस्टेंस, रख लोगे याद सब लोग, बिठा लो अच्छे दिमाग में। और शिफ्ट कैसे निकालेंगे, कितना शिफ्ट हुआ, अगर वो पूछ ले तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे, अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये विस्थापन है, ये शिफ्ट है। तो वास्तव में कितना था DO, DO में से हटा दो DI, ये शिफ्ट है, DO माइनस DO अपॉन ND बाय NR। बेटा दिस इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट, इसको शिफ्ट बोलते हैं, अपन ऐसे कैलकुलेट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, गेम चेंज कर देते हैं। अगर ऐसा होता कि ये माध्यम विरल होता, ये माध्यम सघन होता, ठीक है, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट होता, DO डिस्टेंस पे, तो तुम यहां से देख रहे होते, तो कैसा होता, तो कहां क्या दिखाई देता, सोचे। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे। बेटा जो प्रकाश किरण सीधी आती ना, वो सीधी जाती, वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इस प्रकाश किरण का अपवर्तन तो ऐसे हो जाता, जो प्रकाश किरण ऐसे जाती उसका अपवर्तन होता, कैसे होता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती, अब अभिलंब की ओर झुके, अभिलंब से दूर हटे, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों? क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण नहीं जाती, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुका दो उसको, ऐसे। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, आगे तो नहीं मिल सकती, पीछे मिलाओ, तो इनको अगर पीछे मिलाओगे तो लेट्स सी ये पीछे कहाँ मिलती हैं, यहाँ कहीं मिल रही है, तो इमेज नीचे दिखेगी उसको, इमेज कहाँ दिखाई देगी, इमेज नीचे दिखाई देगी, ये बात है।
तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें चीजें ऊपर से उठी हुई दिखाई दे। अगर उल्टा हो जाए, हम पानी में जाकर के बैठ जाएं, ठीक है, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर आपका था हवा में, पानी में आप देख रहे थे। अब आप पानी में बैठ जाओ और फिर देखो, तो आपको ऊंचा दिखाई देगा, वास्तविकता से और नीचे। मतलब ऐसे मछली देखेगी ना चिड़िया को, तो चिड़िया उसको ऊपर दिखाई देगी, और चिड़िया मछली को देखेगी ना, तो मछली उसको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। मैंने कुछ बोला अभी, समझ आया? समझ आया ना? अभी सवाल भी दूंगा उस तरह का। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होगा? डी आई का फॉर्मूला बताओ। डी ओ अपॉन, क्या सिखाया मैंने? प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, इस बार विरल माध्यम से आ रही है, जा का रही है, सघन माध्यम में जा रही है। बस शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट वही होगा वैसे ही। शिफ्ट के लिए इस बार आपको डी में से डी को माइनस करना पड़ेगा, तो शिफ्ट आप निकाल लोगे, डी में से डी को माइनस करके आप बड़े आराम से शिफ्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। डन, खुश सब लोग? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक सवाल तो क्या, कंसेप्ट दे रहा हूँ, तुमको दिमाग लगाना उसमें। हम दो प्रकाश किरणों पे विचार कर रहे हैं, हम दो प्रकाश किरणों पे ऐसे विचार कर रहे हैं। रेयर डेंसर ले लो अपने हिसाब से, मान लो ये रेयर है, ये डेंसर है। दो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, ये कैसे आ रही है, ये कैसे आ रही है। चलो बनाओ, कहाँ इमेज बनेगी, कहाँ क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, डू इट। चलो करें, लगाया दिमाग, लेट्स सी। थोड़ा सा रे डायग्राम के बारे में सोच लिया करो बस, बाकी तो क्या है, प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ आसान है, कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो प्रकाश किरण कैसे आ रही है, पहले उस पर फोकस करो। प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, जहां आपतित किरणें मिलती हैं उस बिंदु को अपन ऑब्जेक्ट या बिंब बोलते हैं। तो यहाँ आपतित किरणें ऐसे मिल रही हैं, पहली बात तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इमेज के साथ क्या करेंगे, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, अपवर्तन कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा, करें अपवर्तन, कहाँ से कहाँ जा रहा है मामला, सघन से विरल, अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे, अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सॉरी दूर हटेगी, सघन से विरल है ना, अभिलंब से दूर हटेगी, ये भी ऐसे जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे मिलेगी, ये इमेज बन रही है। अब आपसे कोई पूछ ले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपका प्रेक्षक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, कहाँ दिखाई देगा वो ये वाले डिस्टेंस हो गया डी आई। अब ऐसे केस में डी आई कैसे लिखेंगे, क्या मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या फॉर्मूला दिमाग में रहता है, डी ओ अपॉन क्या सिखाया था, एन, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से आ रहा है प्रकाश किरण, आ कहाँ से रही है सर, डी से आ रही है, जहाँ का रही है आर में जा रही है, तो एन डी अपॉन एन आर, दैट्स इट। फाइन ऐसे बनाया था कितने बच्चों ने, देख लो यार, अब तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे ना तो फिर क्या होगा, रे डायग्राम नहीं बना पाओगे तो फिर लटक जाओगे ना एग्जाम में। कोई डाउट है किसी को? अमन ठीक है, गलती होगी रे डायग्राम में, छोटी सी गलती, क्या गलती हुई थी बताओ, शक्ल से देख के समझ में आता है मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, बताओ। कोई बात नहीं, ओके। बस एक बात ध्यान रखो कि इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब मिलान बिंदु आपतित किरणों का बिंब होता है, और परावर्तित किरणों या आपतित आपतित किरणों का, सॉरी परावर्तित किरणों या फिर
अपवर्तित किरणों का मिलान बिंदु प्रतिबिंब होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इज इमेज। म्हणजे पूछे सब लोग? प्रवीण ठीक है? वो तो पता चलेगा अभी कितना ठीक है। चलो इसका करके दिखाओ। इसमें सबके रजिस्टर चेक करूंगा, ठीक है? अरे सर सेम ही तो है। हाँ सेम है ना, बस यहाँ रेयर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है। चलो निपटाओ। महान बालक हमारे बालिकाएं दिखाइए। ऊपर बना, ऑब्जेक्ट से ऊपर निकली इमेज नहीं निकली या नीचे आ गई? इस बार ऑब्जेक्ट से इमेज ऊपर और नीचे, बस यही चेक करने का तरीका है। हाँ वेरी गुड, मोस्टली बच्चों के साथ यही है। सुपर्ब सुपर्ब, शानदार, बेहतरीन बेहतर, ठीक है ठीक, डन डन, सीख गए, बढ़िया, खुशी हुई हमें। चलिए मिलान बिंदु जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो इक्वेशन में लिख लो एनआई की, फिर आता है तुम्हें ना? जहाँ मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, प्रकाश किरण के साथ क्या होगा पहले वो डिसाइड कर लो। प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, पहले इसको डिसाइड कर लीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी, कुछ नहीं करना। अभिलंब की ओर झुकेगी तो इसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, सीधी आती, अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब ये रहा ना, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक के ऐसे, कलर चेंज नहीं कर सकते हम। अभिलंब की ओर झुकते हुए ऐसे निकल जाएगी, अभिलंब की ओर झुकते हुए ऐसे निकल जाएगी, यहाँ कहीं मिलेगी। अच्छा ये होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसे लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, रेयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, बस ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है? प्रकाश किरण पे फोकस करना है, ये नहीं सोचना है कि सर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं सोचना है सर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पढ़ा है तो एनडी आएगा यहाँ पे, नहीं, प्रकाश किरण को देखो वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, तो प्रकाश किरण रेयर से आई डेंसर में गई, डेंसर से आई रेयर में गई, बस इतना कर लेते हैं तो फिर जंग जीत लेते हैं हम लोग। अच्छा अब एक सवाल दे रहा हूँ बढ़िया से, इस उम्मीद के साथ कि तुम सही आंसर निकालोगे सब लोग, ठीक है? इस बात पर युवाओं को हंसी आती है, हमसे उम्मीद, हमसे उम्मीद कर रहे हो सर? और एक बात ध्यान रखना, तुमसे किसी और को उम्मीद होना मुझे बहुत है कि तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, अगर तुम लास्ट क्लास तक रेगुलर आते रहे तो। ये आईआईटी वाईआईटी तो अपनी जगह पे ठीक है, बाकी तुम वैसे बहुत अच्छा करोगे। कल एक मोटू था हमारी क्लास में लास्ट ईयर, उसका नाम था हर्ष, और एकदम चिल बंदा, युवांग टाइप का, कभी भी कुछ भी हो जाए बस वो मस्त ही रहता था। 4 क्वेश्चन सही करके आया था वो मैथ्स में, केवल फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और कुछ नहीं किया उसने, केवल 4 सवाल सही करके आया था, 88 परसेंटाइल थी उसके मैक्स मैक्स में अकेले, और एकदम चिल बैठा था। मैंने कहा भाई गजब, फिर सेकंड अटेम्प्ट में उसने और बेटर किया। कल फोन आया था उसका, उसको एनआईटी रोपर मिली है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अब आप देख लो। बस ये है कि जो मैंने लास्ट क्लास ली थी ना एडवांस के एग्जाम के एक दिन पहले, जो मैंने क्लास ली थी 2 दिन पहले क्लास ली थी, वो उस क्लास के अंदर भी था, जनरल कैटेगरी का बच्चा था, और आईआईटी एनआईटी रोपर मिली है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अभी 4th काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर। अब आप देख लो भाई साहब, तो अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चों को देखते हैं ना कुछ करते हुए अपनी लाइफ में, तो खुशी होती है, इसलिए कहते हैं मस्त होके पढ़ो। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा ड्रॉप लेना वसूल हुआ या नहीं हुआ? बोले सर ड्रॉप नहीं लेते तो किसी फुद्दू से कॉलेज से पढ़ रहे होते, अब कम से कम एनआईटी जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। बोले सर 2-3 लाख रुपए तो वहाँ भी लगते हैं, क्योंकि 30-40 हज़ार से नीचे कोई आपका बीएससी नहीं करवाता एक साल में, तो 1.5 लाख के आसपास वहाँ लगते, उतने ही वहाँ लगेंगे। ये भी एक भ्रम है कि वहाँ बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा आपको बताना है
फिश की स्थिति जो बर्ड को दिखेगी, और बर्ड की स्थिति जो फिश को दिखेगी। या पुराने बच्चे होंगे वो जानते भी होंगे उसको, हर्ष को, मोटू को। फिश की स्थिति जो बर्ड को दिखेगी तथा बर्ड की स्थिति जो फिश को दिखेगी। चलिए करिए। दो फॉर्मूले छोटे छोटे, आंसर तुरंत आपके पास। और अब तो दिमाग में चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर फिट हो जानी चाहिए, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ना चाहिए सवाल करते वक्त। कैसे होगा सवाल? अच्छा, पानी कहाँ है और हवा कहाँ है, बस इस पे फोकस करो। पानी नीचे, हवा ऊपर। तो बर्ड को जो फिश दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, और फिश को बर्ड कहाँ दिखेगी, ये हमको सोचना है ना। चलो दिमाग लगाएं। फिश अगर यहाँ पर है तो हमारी बर्ड को फिश यहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी। अच्छा, क्या हम सोच सकते हैं कि हमें कितना ऊपर दिखाई देगा? दिमाग लगाओ, क्या आप सोच सकते हो क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे ना। तो डी आई निकालते हैं यहाँ पर। डी ओ कितना है? वास्तव में फिश कितना नीचे है? 48 डिवाइड बाय प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, कहाँ को जाएगी, बस आप तो ये सोचो। तो प्रकाश किरण यहां से जा रही है, 4/3 से आ रही है 1 में, तो 4/3 डिवाइड बाय 1 को भूल जाओ, क्या आ गया? 48 इंटू 3/4, दैट्स इट। तो आपको प्रकाश किरण कहाँ दिखाई देगी? लमसम 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर पे आपको फिश दिखाई देगी। ये हो गया 36 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की स्थिति क्या है? देखो यहां से 36 सेंटीमीटर है, बर्ड कहां पर है? 60 सेंटीमीटर ऊपर है। तो बर्ड के सापेक्ष अगर अपन फिश की स्थिति देखें तो 60 + 36, इतना नीचे उसको दिखाई देगा। कितने बच्चों का सही था? बस मजे आ गए, बढ़िया। अगर फिश देखेगी तो उसको कैसे दिखेगा? फिश को बर्ड यहां नहीं दिखेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी। ये बर्ड के नई स्थिति होगी। अच्छा, कैसे निकालेंगे? डी आई डी ओ। बर्ड की वास्तविक स्थिति कितनी है? 60 पे, डिवाइड बाय प्रकाश किरण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, ये आपको सोच के बताना पड़ेगा। प्रकाश किरण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है? देख कौन रहा है? फिश देख रही है, समझना। देख कौन रहा है? फिश देख रही है। तो प्रकाश किरण फिश तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर फिश देख रही है तो प्रकाश किरण बर्ड से फिश की तरफ आएगी। अगर बर्ड देख रही है तो प्रकाश किरण फिश से बर्ड की तरफ जाएगी। तो पहले वाले केस में यहां से यहां जा रही थी, दूसरे वाले केस में फिश देख रही है, तो प्रकाश किरण कहां से आएगी? 1 से आएगी, 4/3 को जाएगी। 1/4/3 ये रहने वाला है। क्या हम निपटा लेंगे सवाल? क्या हमें वास्तव में समझ में आ रहा है कि सवाल में पूछ क्या रहा है? सब बच्चों को कर लोगे? कितनों का सही था? आज कुछ लोगों के दिन ठीक नहीं है ऐसा? होता है कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि हमारा दिन ही खराब होता है। कितना ही कर ले हम, उस दिन हम जितने भी सवाल करते हैं उनमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक या ऐसा लगता है। इट्स फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ है, मस्त रहो। अच्छा, रिलेटिव स्थिति बतानी है, तो उसको दिख रहा है कब? 80 सेंटीमीटर पे। तो ये दिख रहा है 80 सेंटीमीटर पे। वास्तव में फिश कहां से देख रही है? 48 से। तो 48 + 80, तो वास्तव में उसको कहां दिखेगा? 48 तो नीचे है जमीन के, प्लस उसको दिख रहा है ऊपर 80। ऐसे आंसर हो। तो काफी बढ़िया बढ़िया सवाल मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर बना सकते हैं, और जब बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको उन सवालों को देख करके।
चलिए साहब आगे बढ़े, रेडी है सब लोग? ठीक है, ड्रिंक सम वाटर, स्ट्रेच योरसेल्फ। अब हम एक बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं। पानी पी लो भाई साहब, जरूरत पड़ेगी। अब हम सीखेंगे नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अभी आपने सीखा था लेटरल शिफ्ट, अब आप सीखोगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल की तरह लेते हैं इसको, है ना। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, पर वो अपन करेंगे नहीं। कभी कोई फास्ट ट्रैक बैच आएगा ना अगर अटल का, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बताए जाएंगे, और फुल ईयर लॉन्ग बैच में हम डेरिवेशन भी करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। सबसे पहले अपन को ये बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा, जहां दिखाई देगा वहां से कितना शिफ्ट हुआ है। जैसे मान लो अगर ऑब्जर्वर को यहाँ दिखाई देता है, इमेज यहाँ बनती है, तो ये इतना शिफ्ट हुआ है, ये निकालना है। ऑब्जर्वर को, उस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज अगर यहाँ दिखाई देती है तो इतना शिफ्ट हुआ है, ये निकालना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है, उसकी इमेज कहाँ शिफ्ट हुई है, ये सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है, प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। क्या हम शुरू करें, स्टार्ट करें? एक एक करते हुए चलते हैं। सबसे पहले है ना, सपोज दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस इज टी। सबसे पहले ये सोचो कि यहां से जो प्रकाश किरण आ रही है वो यहां टकराएगी। इस पॉइंट जो सीधी आएगी वो सीधी चली जाएगी ना, उसका लोड नहीं है। लंबवत वाली तो इस तक पहुंच जाएगी, उसका लोड नहीं है। इस पॉइंट पर अगर आप अभिलंब बनाते हो, सोच के बताओ, प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर झुकना चाहिए या अभिलंब से दूर हटना चाहिए? मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सघन माध्यम है और ये विरल है बाहर, और हवा है विरल वन। कैसे होना चाहिए, जस्ट थिंक। सर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुका दो। ठीक है, ये अभिलंब है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे जाती, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक करके हल्का सा ऐसे झुक गई, और अभी ऐसे जा रही है। पीछे मिलाएंगे, यहां मिलेगी। तो इस फर्स्ट सरफेस के लिए प्रकाश किरण, फर्स्ट सरफेस के लिए शिफ्ट कहां हुआ, यहां पे शिफ्ट हुआ। अगर केवल ये फर्स्ट सरफेस होती और कुछ भी नहीं हुआ होता, केवल फर्स्ट सरफेस होती, तो कितना शिफ्ट हुआ है केवल फर्स्ट सरफेस के लिए? यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से प्रकाश किरण आ रही है डिवाइड बाय जहां को जा रही है। तो प्रकाश किरण हवा से आ रही है, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कहां जा रही है, एन माध्यम में जा रही है। ये कितना आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एन। अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, मतलब बिंब कितनी दूरी पर है, ओ एम। तो ये आ गया ओ एम इंटू एन, ओ एम इंटू एन, या एन इंटू एमओ, या ओ एम इंटू एन, जैसा मैं बोला, तो एमओ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बेटर लगता है, एमओ मो। ठीक, क्या सब बालक बालिकाओं को यहाँ तक की बात समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी भी बच्चे को? खुश, चलिए अच्छी बात है।
आगे बात करते हैं। अब अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे। इस प्रकाश किरण के लिए बताओ इसके साथ क्या बुरा होगा। जरा ऑब्वियस सी बात है कि ये अभिलंब बनाते हैं, तो यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे। बनाने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट ही बता दोगे आप। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यूं जाती। अभिलंब इसमें ऑब्वियस सी बात है ऐसे बनेगा। तो ये बताओ क्या ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो दूर हटेगी ना, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। दूर हटेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, चलेगा। ज्यादा भी ऐसे नहीं बना सकते, हल्का जितना उधर मोड़ा ना उतना उधर मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। ऐसे चली गई, पीछे मिलाने पर कहाँ मिलेगी। यहाँ कहीं बन रही है फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज। अच्छा, मजा तो अब आएगा। क्या कोई बच्चा है क्या यहाँ पे जो मेरे को ये बता सके कि ये डिस्टेंस कितना है। और उसके लिए आपको एक खेल पता होना चाहिए कि सतह 1 के लिए बिंब था ओ, सतह 2 के लिए बिंब कौन है, ये पता होना चाहिए। तो सतह 2 के लिए बिंब कौन है। बिंब क्या होता है सर, बिंब होता है आपतित किरणों का मिलान बिंदु। तो इस सतह पर जो किरण आ रही है वो तो ये है, ये कहां से आ रही है, आई डैश से। तो आई डैश काम कर रहा है सतह 2 के लिए बिंब का। और ऐसा हम पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, रिफ्लेक्शन में भी कई बार पढ़ चुके हैं। वापस देखें, इस सतह पर किरण कहां से आ रही है, ओ से आ रही है डायरेक्ट। तो इसके लिए तो ओ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इस पे कहां से आ रहा है, कहां से किरणें आ रही है सर, ये वाली किरण आ रही है। ये किरण कहां से आ रही है, ये तो आई डैश से आ रही है। दूसरी कहां से आ रही है, दूसरी भी आई डैश से आ रही है। तो आई डैश यहां पे काम कर रहा है बिंब की तरह। अच्छा, अब अपन इसके लिए फॉर्मुला लगाएंगे। ये फॉर्मुला मैंने किसके लिए लगाया था, सतह 1 के लिए। अब यही फॉर्मुला मैं सतह 2 के लिए लगाऊंगा। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ मुझे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फटाफट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बोलो। यहां से आई डैश की दूरी कितनी है सर, यहां से यहां तक तो है टी। हाँ टी, यहां से यहां तक तो है टी प्लस, सर यहां से आई डैश तक है एन इंटू एमओ डिवाइड बाय प्रकाश किरण कहां से आ रही है मुन्ना और कहां को जा रही है। इस सतह के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो एन में से आ रही है और 1 में जा रही है। तो ये आ गया टी अपॉन एन प्लस एमओ, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। टी अपॉन एन प्लस एमओ मतलब ये डिस्टेंस कितना है, टी अपॉन एम प्लस एमओ। क्या अब तुम नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हो क्या, क्या तुम अब थोड़ी मेहनत करके फाइनल इमेज तो ये बन गई नहीं, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है, क्या तुम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या। करो ट्राई, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लगाओ दिमाग। चलो कॉपी भी करो, साथ में छोटा सा डिस्टेंस मुझे निकाल के दो, क्योंकि यही आपका नॉर्मल शिफ्ट है ना, ये नॉर्मल शिफ्ट है। बनाओगे ना अपने हाथ से तो तुम्हें समझ में भी आएगा थोड़ा। ये नॉर्मल शिफ्ट है, इसको मुझे कैलकुलेट करके बताओ।
किन किन बच्चों का t माइनस टी बाय एन आ रहा है? वेरी गुड। अरे कितना आसान है यार। एक काम करते हैं, एमओ में से एम आई को माइनस कर देते हैं। तो हमारा वो कैलकुलेट ही किया हुआ नहीं है क्या? एम आई कैलकुलेटेड ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे अपने मिलके। ये कैलकुलेट करना है ना, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये निकालना है। तो ये कितना होगा? टी अपॉन एन प्लस एम ओ पूरा है, उसमें से माइनस कर दो आप, उसमें से आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार टी माइनस कर दो बस। देखो यहाँ से यहाँ तक है टी अपॉन एन प्लस एम ओ, यहाँ से यहाँ तक टी है, ये हिस्सा चाहिए, माइनस कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा ये विद इन ब्रैकेट टी बाई एन प्लस एम ओ माइनस टी। अब इसको सॉल्व कहीं और कर लेते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी आपकी, एम ओ से एम ओ कट जाएगा, टी बाई एन नेगेटिव हो जाएगा, टी पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी माइनस टी बाई एन। यहाँ से टी कॉमन आ गया, वन माइनस वन अपॉन एन। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहते तो इतना छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला याद रखना है, बट मैं चाहता था कि आप समझो, बस इसलिए हमने इतनी मेहनत करी, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिख लो फाइनली ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इसकी एक छोटी सी समरी बना दूं आपके लिए। ये टॉपिक था क्या? इस टॉपिक की एक बहुत छोटी सी समरी है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई आपके पास ग्लास का कुछ बना हुआ है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक है एन जी। मान लेते हैं इसकी थिकनेस टी है, ये टी मोटाई का है। बाहर कोई बिंब रखा हुआ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहां से आप देख रहे हो, तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं दिखेगा, और कितना आगे दिखेगा, ये है नॉर्मल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला है वो टी वन माइनस वन अपॉन एन। परंतु कभी कभी जीवन में घटनाएं अलग तरह से होती हैं। मान लो आपको सराउंडिंग का भी दे दें, ये है सराउंडिंग का मतलब बाहर का, सराउंडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस पता होना चाहिए वन अपॉन ग्लास डिवाइड बाय सराउंडिंग, ये याद रखना है। आप करके देख लेना डेरिवेशन में, इन सब डेरिवेशन में वही जहां जहां पे एन आ रहा है वहां पे एन जी अपॉन एन एस आएगा, वही परिवर्तन हमने बताया तो था आपको, आप खुद करके देख लेना। एन अपॉन वन है, यहाँ पे वन नहीं आएगा, यहाँ पे एन या एन जी आएगा, यहाँ पे एन एस आ जाएगा, तो एन जी अपॉन एन एस, एन जी अपॉन एन एस, एन जी अपॉन एन एस, तो जहां जहां एन है वहां पे क्या आ जाएगा? एन जी अपॉन एन एस, बस। तो अगर सराउंडिंग में मतलब बाहर में हवा नहीं है तो वन नहीं होगा, कुछ और होगा, कितना होगा? जो नीचे आ जाएगा यहाँ पे जो भी होगा। ये आपको याद रखना है, कोई भी सवाल करते वक्त ये आपकी मेमोरी में हमेशा रहना चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक? सोचेंगे विचारेंगे आराम से करेंगे।
आपको अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। मैंने कहा था ना मैं लास्ट में गया सवाल दूंगा जिसमें दर्पण भी आएगा, पर 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर भी पता लगा लो दर्पण के लिए क्या है, निपटा दो सवाल। बढ़िया से खींच के निपटाना है इसको, मस्त मजा आ जाना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान सवाल है। डन हो गया। देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। भाई देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस सवाल में बहुत सिंपल सवाल है, ये 2 लाइन का सवाल है। ये ऑब्जेक्ट इसके लिए कहां पर है ये पता लगाना है आपको। इस स्लैब से क्या हो रहा है ना, जैसे यहां से कोई देख रहा होगा, यहां से कौन देख रहा है, दर्पण देख रहा है। दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो चुका होगा। कैसे शिफ्ट हो चुका होगा समझते हैं। सबसे पहले यहां से प्रकाश किरण आएगी, इससे टकराएगी, कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है बताओ, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, सोचो। ये आपका विलंब हो गया, ये जा रही है आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब आपका ऐसे होगा ना, यूं जा रही ऐसे झुक जाएगी, हल्की से ऐसे झुक जाएगी। फिर क्या होगा, फिर इस पॉइंट पे आकर के अभिलंब, इस पॉइंट पे विरल से सघन से विरल जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी। तो इसके लिए जो प्रकाश किरण आ रही होगी ना, वो यहाँ से नहीं आ रही होगी, इसके लिए प्रकाश किरण यहाँ कहीं से आ रही होगी। थोड़ा डायग्राम कोशिश करते हैं अपन सही बना देंगे। जैसे ये यहाँ से आ रही है, इसके लिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही होगी। अब ये कितना आगे शिफ्ट हुआ ये आपको पता लगाना है कि इसने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब नया ऑब्जेक्ट इसके लिए ओ डैश होगा, और ओ डैश हमारे लिए आई है एक तरह से। तो इसने, इस स्लैब ने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अगर आपको ये नॉर्मल शिफ्ट का पता लग जाए तो आप नॉर्मल शिफ्ट को माइनस कर दोगे 61 में से, और वो जो डिस्टेंस आएगा वो इसके लिए बिंब की दूरी की तरह काम करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सही है, नॉर्मल है सब कुछ। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, टी, टी मतलब ये थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर, 1/, 1 - 1/n, n कितना है 3/2। सराउंडिंग से हमें कोई मतलब है ही नहीं। सराउंडिंग से मतलब क्यों नहीं है सर, 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 ही होता है बाय 3। ये आ गया आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर आगे आ चुका है। तो अब इसके लिए जो u होगा वो कितना होगा, माइनस का, ऑब्वियस सी बात है माइनस, क्योंकि अगर प्रकाश केंद्र से आ रही है तो ये इसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये इसके लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट इसके लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो माइनस का 60 होगा, 61 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आर कितना है, आर आपका है 60। अरे वाह, मतलब इमेज प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, इसको आइडियस बोलते हैं। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनाया है ना इसने, वो इसने इस दर्पण के सी पे बना दिया। कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में यार, बस इतना ही सॉल्व करना था। इसने इस स्लैब ने जो इसको बिंब दिया है वो इसके लिए इसके सी पे रखा है, तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा। बस बात खत्म, वी भी कितना होगा माइनस का 60, तो फाइनल इमेज भी यही बन जाएगी आई। आ गया आंसर, दैट्स इट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला लगाना था और फिजिक्स लगानी थी। बताओ। डन है, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको दिमाग में रखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इमेज फाइनली कहाँ बनी, इमेज फाइनली कहाँ बनी, कहाँ बनी इमेज, अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है।
तुमने एक चीज मिस कैसे कर दी कि ये ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से कदों, ये ऑब्जेक्ट है, इसने इमेज बनाई यहां पर, ठीक, इस लैब ने, तो ये शिफ्ट हो गया यहां पे, इसकी इमेज इसने वापस यहां पे बना दी, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप प्रेक्षक के नजरिए से देखें तो इसने जो इमेज बनाई है वो यहां बनाई है माना, पर बीच में वापस से स्लैब भी तो आ रही है, फिर से शिफ्ट कर देगा इमेज और फाइनल इमेज वापस ओ पे बनेगी। कितनों का पोपट हुआ इसमें? नहीं है ना आज दिन, आज नहीं है दिन है, कोई बात नहीं। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? सोचना है इसके बारे में। इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट पहले यहां से यूं किरणें आ रही हैं, तो पहले शिफ्ट हुआ, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये जो इमेज बना रहा है ये इमेज भी तो इसी से होकर के जाएगी ना, तो शिफ्ट एक बार वापस से होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, और शिफ्ट वापस से होगा, बात खत्म। ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, वही 3 है, थिकनेस वही है, प्रकाश किरण, अब जैसे ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये जो आपकी इमेज है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे 60 सेंटीमीटर पे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, शिफ्ट तो वही आएगा वापस से 1 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज बनाएगा उसको ये वापस से शिफ्ट कर देगा 1 सेंटीमीटर। हाँ ये बात सही है कि ऑब्जेक्ट से यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब इस बार इधर शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग का चेंज आएगा बस, बाकी वापस शिफ्ट कर देगा वो। तो आप ये बोल सकते हो कि जो अंतिम इमेज बनेगी, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगा, वो खुद ऑब्जेक्ट ही है। तो लिख लो अंतिम प्रतिबिंब खुद बिंब भी है ना, बिंब पर है, ऐसे बोल सकते हो, खुद बिंब पर है। इस प्रकार से अपन को सोचना रहता है, सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल आते हैं, बस हमको उन सवालों को करना आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अच्छे से अगली क्लास में आओ तो रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन के मत आना, बिना रिवीजन के आओगे तो फिर दिक्कत होगी, पक्की बात है। बिना रिवीजन के कभी भी अगर आप डायरेक्ट क्लास में आओगे तो यू विल सफ़र, हमेशा रिवाइज करके आना है। एक छोटी सी चीज़ हम और कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे। मान लो 3 स्लैब लगी हुई है, अब कल से ही पढ़ेंगे अपन, 3 स्लैब लगी, 1 2 3, सोचना है इसके बारे में। n1 अपवर्तनांक की एक स्लैब है, n2 अपवर्तनांक की दूसरी स्लैब है, n3 की तीसरी स्लैब है, उस n3 की स्लैब के वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब आपका बिंब रखा है, प्रेक्षक इधर से देख रहा है, तो कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, कितना नॉर्मल शिफ्ट होगा, ये सब के बारे में सोच के जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हो सकता है कि आपको इस तरह के सवाल भी मिल, फिर TIR पढ़ना है और इस तरह से आगे बढ़ना। रे ऑप्टिक्स को टाइम दो, इसमें ज्योमेट्री भी होती है, इसमें फिजिक्स भी अच्छी है, और रे ऑप्टिक्स का सवाल बन जाएगा आपसे, मुश्किल नहीं होता है, कैलकुलेशन टफ नहीं होगी, सवाल आराम से बनेगा, बट आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसको टाइम दे लो इसको अच्छे से। 3-4 दिन और चलेगा ये चैप्टर, बस ज़्यादा नहीं, तो टाइम दे दो इसको, ठीक है। हाँ मन, एक सेकंड, हाँ बोलो। क्या कह रहे हो? हाँ, लेफ्ट में क्यों नहीं हुआ? एक काम करना, इस क्वेश्चन के बारे में सब लोग एक बार कल वापस से रीथिंक करना, थोड़ा सोचो एक दिन, एक बार वापस से सोचो, और सोच करके फिर मुझे बताना, क्योंकि आपको करना क्या पड़ेगा बताऊं? रिट्रेस होगा यहाँ पे, देखो, ये अपनी इमेज बना देगा यहाँ पे, इसने वापस इमेज बना दी यहाँ पे,
अब ये जो इमेज बन रही है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी वापस इसके लिए, ठीक। अब आप वापस से एक बार रिफ्रैक्शन करा के देखना, ये इसकी इमेज यहां शिफ्ट होती है कि पीछे शिफ्ट होती है, आपको खुद ही समझ में आ जाए, ट्राई करना है। और कहीं अटकोगे तो फिर अगली क्लास में वापस समझा दूँ। तो थोड़ा स्ट्रगल करना है इसके साथ, रे डायग्राम के साथ स्ट्रगल करना थोड़ा, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए।